आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता। मतलब कि जो तरंग सिद्धांत दिया गया था वो तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। क्यों? उसका उत्तर हम इस टॉपिक में पढ़ना चाह रहे हैं। देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव सन 1900 में खोजा गया था और वहाँ पर उस समय का जो फिजिक्स का ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर उस ज्ञान को आप तरंग सिद्धांत का नाम दे सकते हो। कि उस टाइम जो फिजिक्स का ज्ञान था उसको आप तरंग सिद्धांत कह सकते हो। उस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसलिए फिर एक नया सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत दिया गया, या यूं कहूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया गया और प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे पैकेट्स या फोटोन के रूप में बांटा गया। उस थ्योरी के आधार पर फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सके। तो आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ना चाहते हैं कि तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या क्यों नहीं कर सका। देखिएगा ध्यान से आप, तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि नंबर एक, तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कुल मिला के बात यह है, तरंग सिद्धांत ने यह कहा कि अगर आने वाले या आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अगर हम बढ़ा दें, आपतित प्रकाश की अगर तीव्रता को हम बढ़ा दें तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये बात किसने कही थी? तरंग सिद्धांत ने। तो तरंग सिद्धांत ने क्या कहा था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा गतिज ऊर्जा के क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ते थे? केवल आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ती थी, और आने वाले फोटोन की जब संख्या बढ़ती थी तो उस पोजीशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी ही रहेगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी तीव्रता बढ़ाने पर चेंज नहीं होती है। फोटोन की एनर्जी चेंज होती है आवृत्ति बढ़ाने पर, क्योंकि फोटोन की एनर्जी E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है। देखिएगा, तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका इस चैप्टर में कि प्रकाश जब आ रहा है तो उससे फोटोन आ रहे हैं। अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो तो आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ाते हो, और फोटोन की एनर्जी E बराबर h नहीं होता है। तो केवल संख्या बढ़ी है फोटोन की तीव्रता बढ़ाने से, उस फोटोन की ऊर्जा नहीं। इस वजह से जब तीव्रता बढ़ाते हो तो ज़्यादा फोटोन आएंगे, ज़्यादा फोटोन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ानी हो तो आने वाले फोटोन की आवृत्ति बढ़ाओ या आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओ, जिससे फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। नहीं बढ़ती है, जबकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। नंबर दो कह रहे तरंग सिद्धांत के अनुसार सभी आवृत्ति के विकिरणों पर तरंग सिद्धांत के अनुसार सभी आवृत्ति के विकिरणों पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका मतलब तरंग सिद्धांत ये कहता है भाई कैसी भी एनर्जी का आप कैसी भी आवृत्ति का आप विकिरण डाल दो, प्रकाश डाल दो, वो प्लेट जो है या इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लेते रहेंगे, जब निकलने लायक एनर्जी हो जाएगी तो बाहर निकल जाएंगे। ये तो ऐसी बात कहता है। क्लियर? लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि अगर धेली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो ही उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अन्यथा नहीं। तो देखो, तरंग सिद्धांत के अनुसार सभी आवृत्ति के विकिरणों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार
धेली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है। धेली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। नंबर 3 देखिए, अब तीसरा पॉइंट है, तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए एक परिमित समय लगना चाहिए, अर्थात काल पश्चता होनी चाहिए। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करेंगे, फिर उससे बाहर निकलेंगे, तो इस क्रिया में टाइम लगना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? तरंग सिद्धांत कह रहा है। लेकिन प्रयोगों से क्या प्राप्त हो रहा है कि प्रकाश के डलते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, अर्थात कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, ठीक है, या बहुत कम टाइम लग रहा है। तो ये बात देखो, जबकि प्रयोगों से प्राप्त होता है कि प्रकाश आपतित होने के तुरंत बाद 10⁻⁹ सेकंड समय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत की सहायता से नहीं की जा सकी। नंबर 4 देखिए, अब तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तरंग सिद्धांत तो बोला कि भाई जो आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उस पर उसकी गतिज ऊर्जा डिपेंड नहीं करती है, तीव्रता पे करती है। जबकि प्रयोगों के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के साथ बढ़ती है। इस प्रकार तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। कुल मिला बात स्पष्ट हो गई। आपको 4 कारण थे, एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो कोई से 2 कारण आप कर देना, काम हो जाएगा। अगला टॉपिक देखिए आप, फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या होता है। देखो, आपको मैंने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा की छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है? h नहीं होती। कुल मिला के बात ये है बेटा कि ये जो फोटोन है इनको हम किसी भी यंत्र से देख नहीं सकते, केवल वैज्ञानिक जो कुछ कल्पना करते हैं, कल्पना को वो अभिधारणा का नाम देते हैं, और उस अभिधारणा के आधार पर जो घटना घटती है उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये जो प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मानना या फोटोन मानना, ये एक अवधारणा है। हम किसी भी यंत्र की सहायता से फोटोन को नहीं देख सकते। ये समझ लीजिए आप कि साइंस में पहले वैज्ञानिक किसी घटना के बारे में सोचते हैं, फिर उसका समाधान अपने दिमाग के अनुसार सोचते हैं, फिर कोई ना कोई चीज़ अज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, फिर उस कंसीडर के हिसाब से अगर रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं तो फिर उसको वेरीफाई कर देते हैं और बाहर वो उसको रिसर्च पेपर पर पब्लिश कर देते हैं और बाहर वो किताबों में आ जाता है। क्लियर? देखो आप, फोटोन की अवधारणा 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करता है, इसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। यह अविभाज्य होता है। फोटोन के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्न हैं। नंबर 1, फोटोन का निर्वात में प्रकाश के वेग, फोटोन का निर्वात में वेग जो है ना वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ होता है। नंबर 2, यदि किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो उसकी आवृत्ति E बराबर क्या होगी? h न्यू, या न्यू बराबर c/λ, या E बराबर क्या हो गया? hc/λ। क्लियर भाई? E बराबर h न्यू मैं बार बार ही कह रहा था आपको, तो न्यू बराबर c/λ याद रखो आप, तो ये हो गया E बराबर hc/λ। या कुल मिला के बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसको आपको पक्का याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसकी। यहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। आगे होगी बात समझ में? क्लियर? आपको ये वैल्यू भी अच्छे से रटनी है। कुछ वैल्यूज को, कुछ फॉर्मूलेज को रट लेने में फ़ायदा होता है, कुछ एक को समझने में फ़ायदा होता है, तो ये रटने लायक चीज़ है। आगे देखो, फोटोन की किसी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो सकती है। इस टक्कर में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा टक्कर 2 प्रकार की होती है और उसमें ऊर्जा और संवेग क्या रहते थे? संरक्षित रहते थे, अलग अलग नियम के हिसाब से। तो जब फोटोन भी किसी द्रव्य कण का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टक्कर करता है
तो उस टक्कर में भी ऊर्जा और संवेग क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। देखिएगा नंबर 4, फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है। फोटोन क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। आई बात समझ, मतलब फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता, फोटोन वो नेगलेक्ट होता है, या यूं कहूँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी नहीं कह सकता मैं, उदासीन होता है। ठीक है, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, और यह जब चार्ज नहीं होता तो न विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होगा और न चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित। ये सब चीज़ आप कहोगे सर उदासीन होता है नहीं, कैसे पता लगा? इससे पता लगाया कि फोटोन को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से देखा, अगर वो विक्षेपित नहीं हो रहे हैं तो कह दिया वो उदासीन होता है। इस टाइप से ये सब लॉ जो हैं फिजिक्स से तैयार होते हैं। अगला, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका मतलब अगर कोई फोटोन रुका हुआ है ना तो उसका मास क्या होगा, शून्य माना जाएगा। हाँ, अगर वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो फिर उसका मास कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रुका हुआ है तो उसके द्रव्यमान क्या मानते हैं, शून्य। और फोटोन रुकता कब है, बस रुकता ही नहीं। क्यों नहीं, जब टकराएगा किसी धातु की सतह से उस टाइम मान सकते हो कि भाई टक्कर के समय, वो टक्कर के जस्ट बाद वो रुका हुआ है। क्लियर? तो वहाँ उन बातों की व्याख्या करने के लिए क्या कह दिया कि भाई उसका द्रव्यमान शून्य होता है। अगर वहाँ उसको शून्य नहीं बताते तो फिर समस्या हो सकती थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ये बात कह दी वैज्ञानिकों ने कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगला टॉपिक देखिए आप, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। मतलब ये टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो आप, मतलब कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है, समझिए इसको ध्यान से। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन को धातु की सतह पर आपतित कराते हैं, जब फोटोन को धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तब आपतित फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। कोई फोटोन है, जब उस फोटोन को धातु की सतह पर डालते हैं तो फोटोन दो काम करता है। पहला काम, उस इलेक्ट्रॉन को जो कि धातु की सतह के साथ बंधा हुआ है उसको वहाँ से फ्री करता है, मतलब उसकी नाभिक के प्रभाव से मुक्त करता है। उसमें उस फोटोन की कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है और जो ऊर्जा बच गई उसके बदले में वो इलेक्ट्रॉन जो है, जो सतह से निकला था, वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। समझ में आई? ऐसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊँ, मान लो 5 जूल का फोटोन, हालांकि 5 जूल का नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी बता दी मैंने, एग्जाम्पल के रूप बता रहा हूँ। चलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, धातु की सतह पे गिरा। अब मान लीजिए उसको धातु की सतह से फ्री करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो उस 5 में से 2 तो काम होगी उसको फ्री करने के लिए। तो फ्री करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, 2 चाहिए मान लो, तो 2 तो उसमें खर्च होगी। अब कितनी बच गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले में वो गति करने लग जाएगा। तो वो जो फोटोन की जो ऊर्जा है ना, 2 भागों में बट गई। एक तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में, इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में जो ऊर्जा चाहिए उसको बोलते हैं कार्य फलन ऊर्जा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उस टाइम उसमें जो ऊर्जा उपस्थित है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। E बराबर E0 प्लस के ई, ये कहाँ से आया भाई? E तो क्या है, आने वाले फोटोन की ऊर्जा, E0 क्या है, कार्य फलन ऊर्जा, और के ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये बात मैं आपको समझा चुका। अब बात यहाँ आ रही है कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू। क्लियर? फोटोन की ऊर्जा को हम एच न्यू से लिखते आए हैं। E0 बराबर क्या होता है, एच न्यू 0। ये भी क्लियर। कैसे भाई, जो फोटोन मुक्त होगा ना, कार्यफलन और जो ऊर्जा है, वो कार्यफलन ऊर्जा वास्तव में किसके बराबर होती है, जो देहली आवर्ती आपने पहले पढ़ी थी, उस देहली आवर्ती के जो तुल्य ऊर्जा है ना, एच न्यू 0, वो वास्तव में क्या कहलाती है, कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। तो कार्यफलन ऊर्जा E0 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, एच न्यू 0। के की जगह लिख दिया, के मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जगह होता है 1/2 mv²। अब देखो, तो 1/2 mv² बराबर क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू 0। इसमें से एच कॉमन ले लो तो ये हो गया न्यू माइनस का न्यू 0। आगे होगी समझ में?
1/2 mv² बराबर क्या हो गया h न्यू माइनस का न्यू जीरो। क्लियर। यदि निरोधी विभव V0 हो, निरोधी विभव क्या हो V0 हो, तो KE बराबर EV0। इसको भी समझ लो आप भाई। देखो अगर दहली आवर्ती न्यू जीरो है ना तो कार्यफलन ऊर्जा होती है E0 बराबर h न्यू जीरो। इसी प्रकार अगर निरोधी व V0 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा EV0। इसको भी आपको याद रखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/2 mv² ऐसे की ऐसे, इसकी जगह EV0 लिख दो और ये उतार दो। ये जो समीकरण है इसे कहते हैं, यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। क्लियर। आगे देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे समझो इस बात को। पहला है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। कैसे स्पष्ट हुआ देखो, ये जो गतिज ऊर्जा है ना 1/2 mv², इसमें कहीं पर भी तीव्रता का जिक्र आया क्या? नहीं, कहीं तीव्रता इंटेंसिटी का जिक्र नहीं आया है। इसका मतलब ये जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। नंबर 2, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये बात ये स्पष्ट होगी, ये तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धनात्मक तथा शून्य हो सकती है, इसका ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है। इसका मतलब क्या? देखो भाई, कोई भी जो फोटोन आपको बताया था कि जब दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का फोटोन गिरेगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब न्यू का मान सदैव न्यू जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, तब भी उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये बड़ा है, ये छोटा, इसका मतलब कि ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। ये बात यहाँ पर लिखिए। देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धनात्मक तथा शून्य हो सकती है। शून्य का मतलब क्या है? जब ये न्यू की जगह आप न्यू जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये न्यू जीरो में से न्यू जीरो गया तो क्या हो गया? जीरो। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का धनात्मक मान भी संभव है, गतिज ऊर्जा का शून्य मान भी संभव है, लेकिन गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्योंकि ऋणात्मक मान कब होगा? जब ये छोटा होगा, और जब ये छोटा होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का धनात्मक मान संभव है, शून्य मान संभव है, लेकिन ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है। अगला टॉपिक है, अगला नंबर 4 पॉइंट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। शुरू से ही कह रहा हूँ, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इसलिए कह रखा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैटर बहुत सिंपल है। आपको एक बार समझ में आता, 2-3 बार समझो और इसके नोट्स को कंप्लीट करो। आप अपने नोट्स अपने रजिस्टर में उतारते रहें, वीडियो को बीच बीच में रोकें और इस नोट्स को उतारते रहें और उसका फिर बार बार रिवीजन करते रहें, तो ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए आप क्यों स्कूलें खुल नहीं रही हैं, और आपको अब यही एक मात्र सहारा है पढ़ाई करने का। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आप अपने साथ ईमानदारी बरत रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। धन्यवाद।